हाँ, तो अपन एक चैप्टर कर चुके थे आपके पोइट्री सेक्शन का। आज अपन चैप्टर सेकंड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका नाम है अपना एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, और जो इसको कंपोज किया है, जिन्होंने इसको लिखा है, वो स्टीवन स्पेंडर्स है। फ्लेमिंगो बुक पोइट्री सेक्शन फर्स्ट अपना पूरा हो चुका है, जिसमें अपने क्वेश्चन आंसर भी किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी किए। उसको अगर अपने पढ़ लिया तो उसके बाहर कुछ नहीं जाना, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ रहेगा। जो भी क्लास अलग अलग जिसके वीडियो या क्लास हो रही है, इसको कंप्लीटली आपको पढ़ लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना, बस अच्छे से इनको पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ इन्हीं में से बनेगा, क्योंकि पूरी मैंने स्टडी करके जितने क्वेश्चन चैप्टर बन सकते हैं सारे इसमें ऐड कर दिए। पहले थोड़ा सा स्टीफन स्पेंडर्स के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी राइटर के बारे में, ठीक है। तो 1909 में जन्म हुआ, 1995 में मृत्यु हो गई। खैर कोई खास बात नहीं है, लेकिन देख लेना थोड़ा सा। ये इंग्लिश पोइट थे, ठीक है। एक अंग्रेजी कवि थे, ये अंग्रेजी कवि थे और ये निबंधकार भी थे, यानी कि ये ऐसे लिखते थे, ऐसा मान लीजिए, ऐसे राइटर थे। और इन्होंने क्या करा था कि स्टडी करते थे, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, वो भी सबसे नामी यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने मतलब कि ज्वाइन किया था, लेकिन उसको बिना डिग्री लिए। इट मीन्स ये है कि बिना पढ़ाई कंप्लीट हुए, जैसे अपना ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन के बाद अपन को सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलती है, इन्होंने वो बिना सर्टिफिकेट लिए उस स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। और इनकी एक्चुअली में क्या है कि पॉलिटिक्स में आना, राजनीति में आना इनका इंटरेस्ट था। तो फाइनली इन्होंने क्या करा कि इन्होंने यूनिवर्सिटी तो छोड़ दी ऑक्सफोर्ड बिना डिग्री लिए। 1930 में बर्लिन चले गए, ठीक है। 1930 में कहाँ चले गए? बर्लिन चले गए। और स्पेंडर टू के कीप इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, और इन राजनीति में इनका रुचि थी इनकी, इसलिए डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। इसीलिए साम्यवादी और शांतिवादी इनको पसंद था कि बस मुझे पीसफुली काम करना है और समाज के लिए कुछ काम करना है। राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं हर कोई, ठीक है। तो फिर इन्होंने इनकी कुछ बुक्स भी है, कुछ पोइम्स भी इनकी लिखी हुई है, जो आप देख सकते हो। मतलब इनकी पोइम है, एक तो पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, ठीक है, पोइम्स ऑफ डेडिकेशन है। और द एज ऑफ बीइंग, ठीक है, ये भी है इनकी, यानी कि द एज ऑफ बीइंग। और द क्रिएटिव एलिमेंट, ये भी इनकी है, यानी कि याद नहीं करनी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातें जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काम आएगी। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, और वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये भी है इनकी। और फिर इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, फिर ये क्या करते हैं कि एक स्कूल में जाते हैं जो बिल्कुल गंदी बस्ती के अंदर स्कूल बसा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी पीली स्किन है। बहुत देखो स्टोरी सुनाता हूँ मैं चैप्टर की। ये कि एक्चुअली एक गंदी बस्ती के अंदर जाते हैं जहाँ एक स्कूल चलता है, जो समुद्र या जो अपने समुद्र होते हैं, समुद्र से थोड़ा सा दूर है, गरीब बस्ती है वो। वहाँ पर एक स्कूल है जिसमें जो कच्चे नीचे मकान है, फर्श के ऊपर बच्चों को ऐसे ही बिठाया जाता है, दरी तक नहीं बिछाई जाती, बिल्कुल नंगे फर्श है बिल्कुल। और ऊपर छत जो है वो छप्पर बना हुआ है, जो कच्चे छप्पर होते हैं ना, देखा होगा गाँव के अंदर जो होता है, उन छप्पर का बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने के आते हैं। उनकी जो जब जाके देखते हैं वहाँ पर, तो उनकी जो स्किन है एकदम पीली स्किन है उनकी, और एकदम जो बाल हैं वो बिल्कुल पीले पीले, जैसे घास फूस होता है ना, वैसे बिना जड़ के बाल हैं, ठीक है, घास फूस वाले जैसे, बिल्कुल ऐसे उड़ रहे हो जैसे, वो उनके सिर पे बाल हैं। और बहुत ही उनकी पुअर कंडीशन है बहुत ज़्यादा। उनमें ये एक्चुअली इस चैप्टर में जब अपन फर्स्ट स्टैंजा लेंगे, उसके अंदर भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी। एक छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा बच्चा बैठा रहता है, ये भी वो देखते हैं, वो पीछे बैठा है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो अकेला अपना चुपचाप पीछे पीछे बैठा है। और वो पास में एक रूम और है, क्लासरूम है, क्योंकि 2-3 रूम ही है वहाँ पर, और एक ही रूम के अंदर 3-4 क्लासें एक साथ चलाई जा रही है। 2 टीचर 4-5 क्लास को एक साथ पढ़ा रहे हैं, और एक छोटा सा बच्चा पीछे बैठा है जिसके कोई नहीं देख रहा। वो पास में ये गिलहरी है, ठीक है, गिलहरी होती है ना, स्कल्स, जो कुछ खेल रही है, अपना गिलहरी खेल रही, तो उसकी तरफ ध्यान है। बच्चा है वो, क्या जाने, उसकी तरफ ध्यान है, वो उसको देख रहा है। उसको नहीं पता है कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जानता ही नहीं है, उसकी तरफ कोई टीचर ध्यान नहीं दे रहा। वो भी एक बैठा है। और एक लंबी सी लड़की है, शायद वो थकी हुई है, हाइट अच्छी है लेकिन थकी हुई है, बीमार है, वो भी वहीं बैठी है, जो गर्दन नीचे करके बैठी है। लंबी सी लड़की का भी इसके अंदर बात की गई है। और एक बच्चे की बात की गई है, जिसकी कंपैरिजन किया गया कागज़ से, ठीक है, एक कागज़ से उसकी तुलना की गई है। कागज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि बिल्कुल कागज़ जितना पतला है, बिल्कुल दुबला पतला बच्चा है, जिसकी चूहे जैसी छोटी छोटी आँखें हैं। चूहे की बिल्कुल छोटी आँखें होती है, आइज़ होती है, वैसे ही छोटी छोटी चूहे जैसी उसकी आँखें हैं, क्योंकि वो बिल्कुल दुबला पतला है, ठीक है। एक बच्चा है जिसकी हड्डियाँ जो है उसको आनुवांशिक जेनेटिक उसके फादर से मिली है, जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हैं उसकी, बोन्स जो उसकी हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मिली हुई है, बेचारा वो भी वहीं बैठा है। तो मतलब क्योंकि ये गंदी बस्ती है, स्लम है, तो इस स्लम एरियाज़ के अंदर आपको पता है हर तरह के डिजीज़ होते हैं,
और जब इस क्लासरूम देखे जाते हैं तो क्लासरूम में कहीं पर भी कोई मैप लगा हुआ नहीं, कोई मानचित्र लगा हुआ नहीं है। कहीं पर भी जैसे अपन अच्छे जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, अब्दुल कलाम साहब हो गए, इन सब की अपन, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, सबकी अपन फ़ोटो लगा रखते हैं स्कूल माँ सरस्वती की, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं लगी हुई है, दीवारें बिल्कुल बिना कलर की हैं, बहुत बुरी हालत है। तो ये सब इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल है। फिर इसके बारे में अपन ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, इसलिए ये चैप्टर को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, ताकि अपन को भी ये पता चले कि कैसे कैसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी मुश्किल घड़ी में वो पढ़ रहे हैं। आपको तो इतनी वेल फैसिलिटी मिल रही है, घर बैठे पढ़ पा रहे हो, प्रॉपर आपकी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो बच्चे जिनके घर तक नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं आज, तो वो सब बातें अपन पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा और बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट हिंजा, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। मैंने यहाँ पर थोड़ी मीनिंग भी लिख दी है, जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी कोई से भी हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग रहती है इससे। ये स्पेलिंग आपको ज़रूर याद करनी, कुछ मुश्किल होती है जिसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इसकी हिंदी करने में ईजी रहे, ताकि आप सेंटेंस को बना सको, ठीक है। तो फार फार फ्रॉम गस्टी, ये हो गया अपने चिल्ड्रन फेस, लाइक रूटलेस वीड्स, बस यही पढ़ना। गस्टी का मतलब हो गया झांके, झोंकेदार या प्रबल, यानी कि बहुत दूर। प्रबल जो मतलब कि वेव्स का मतलब समझते हो कि तरंगें या धाराएं, प्रबल धाराओं से बहुत दूर, जो इनके, यानी कि अपन बातें करते हैं पढ़ाई की, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन बच्चों की जो बातें की जा रही बहुत दूर है, या हम सब से बहुत दूर हैं। इनकी कैसे कि इनके चिल्ड्रन, जो बच्चों का चेहरा देखने में पता चल रहा है कि इनकी जो रूटलेस वीड्स है, यानी कि बिना जड़ के जंगली घास फूस जैसे इनके बाल हैं, फेस के ऊपर लगे हुए हैं। एंड हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलोर का मतलब होता है पीली चमड़ी, टॉर्न का मतलब बिखरे हुए जैसे, मतलब इनकी बिना जड़ रहित, बिना जड़ के बिखरे हुए इनके बाल, इनके जो चेहरा है, पीली चमड़ी, जो स्किन पूरी येलो सी हो। देखे होंगे आपने कच्ची बस्ती के बच्चे बेचारे, क्योंकि टाइम पर नहा नहीं पाते हैं, पानी गंदा है सब कुछ, इस वजह से इस तरीके से इनके बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए, इनके चेहरे पे इनकी स्किन पीली पड़ गई है, बिना जड़ के बाल हैं, ऐसा लगता है जैसे वो घास फूस हो। ये सब वहाँ पर बिल्कुल ये देखते हैं वहाँ पर। फिर एक टॉल लड़की, यानी द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है, विथ हर वेटेड डाउन हेड, जो कि अपना सिर नीचे करे हुए बैठी है। आई थिंक ये सिर करे, यहाँ से आपको मीनिंग निकालना है कि कोई लड़की है वो सिर नीचे करके क्यों बैठी है, वो क्योंकि वो कमज़ोर सी है, दुबली पतली है, बीमार है, ठीक है, इसलिए वो वैसे बैठी है। अपन आगे देखेंगे इसको। द पेपर सीइंग बॉय, एक लड़का, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये मत सोचना कि एक पेपर जैसा दिखाई देने वाला लड़का, पेपर का मतलब यहाँ पर है कि बिल्कुल दुबला पतला ऐसा लड़का है, विथ रेड साइज, जिसकी चूहे जैसी आँखें हैं। तो आई थिंक कितना ईजी है, 2-4 मीनिंग अगर देख ली तो हिंदी करना आपको अगर आ गया ना, तो इसके बारे में मन से लिख सकते हो। अब ऐसे में क्या लिख दोगे, सॉरी, जैसे मैं आपको 3 बातें लिखाऊंगा, कौन कौन सी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस की अगर बात करें तो रेफरेंस तो आपको पता ही है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस एंड दिस, वो तो बहुत ईजी, मैंने आपको पहले दिन से रटवा दिया, फिक्स है 2 नंबर। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ी सी बातें लिखनी है कि इसके अंदर जो पोइट है, जो कवि है, ठीक है, उन्होंने एक लंबी लड़की की बात करी है, एक पतले दुबले पतले लड़के की बात करी जिसकी आंखें चूहे जैसी बताई है, और वो कच्ची बस्ती कुछ बच्चे हैं जिनके वो थोड़े बताएं, इतना सा है। फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको पूरी डिटेल में लिखना है कि कवि एक गंदी बस्ती में जाते हैं, ठीक है, ऐसी बस्ती में स्कूल देखते हैं जहाँ पर एक दुबली पतली लड़की बैठी है, शायद हो सकता है, लंबी सी लड़की बैठी है जो हो सकता है शायद बीमार हो, बहुत थकी हुई हो, क्योंकि वो गर्दन नीचे करके बैठी है। एक पतला कागज जितना पतला लड़का बैठा है जो कि बहुत ही दुबला पतला है, बीमार है, ठीक है, वो बैठा है, जिसकी जो आंखें हैं वो चूहे जैसी नज़र आ रही है, इतना वो दुबला पतला, मतलब अंदर धंस गई, छोटी छोटी आंखें हैं, ये सब बातें हैं। और फिर अपन ये बालों वाले इनकी वो बातें बता देंगे कि पीले स्किन की, तो मतलब ईजी है, बहुत बनाना बहुत ईजी, 6 में से 6 नंबर आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग चलना है। रेफरेंस तो फिक्स कर दिया मैंने, पूरे 6 के 6 चैप्टर में रेफरेंस फिक्स रहेगा, बस आपको चेंज करना है कौन सा, स्टोरी का नाम और कंपोज्ड बाय। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम पोएम, उसका नाम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, बहुत ईजी, कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर्स। बस रट लो इसको, तो 2 चीज़ चेंज करनी, ये और ये, ठीक है। और एक दिन ऐसा ट्रिक बनाऊंगा कि 6 की 6 आपको ट्रिक में याद हो जाएगी, कौन सी स्टोरी है, किसने लिखी, 1 सेकंड में 2 नंबर पक्के, ठीक। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, उसमें जो ट्रिक बनाऊंगा उसमें आपको पहचान भी कराऊंगा कि एक शब्द दिखते ही, वर्ड दिखते ही पहचान लोगे कौन सी पोइम है, बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा। कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन ए स्लम स्कूल, यानी कि जो स्कूल है एक स्लम स्कूल, मतलब बस्ती, कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती की एक स्कूल है,
जिसकी ये पोइम हमें पूरी बातें बताती है, ठीक है, उनके बच्चों की क्या कंडीशन है, इस कविता में ये बातें बताई गई है। और ही इज टॉकिंग अबाउट 2 चिल्ड्रन, बेसिकली 2 बच्चों की बात की गई है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। गिव अ पिक्चर ऑफ देयर कंडीशन, जिनके बारे में बताया गया। एक तो लड़का, इसमें इस स्टैंजा में किसकी बातें करी गई है? एक लड़का जो कागज इतना पतला है, एक लड़की जो लंबी सी है, गर्दन झुकाए हुए। बस इतना सा ही बताना है कॉन्टेक्स्ट में। इन सब के बारे में, इस लंबी लड़की के बारे में और इस लड़के के बारे में डिटेल में जानकारी देनी है, वो देनी है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, यहाँ इसमें देनी है कि द स्कूल विच दीज चिल्ड्रन अटेंड इन फार अवे फ्रॉम द सी इन विच वेव्स राइज हाई ड्यूरिंग स्टॉर्म। एक स्कूल है जो मतलब कि जो सी है, समुद्र है, उससे थोड़ी दूर है। राइज हाई ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब वो तेज़ धाराएं उसमें उठती है ना पानी की, उस टाइम समुद्र के अंदर उठती है, लेकिन उससे थोड़ी सी दूर है। और विच दिस चिल्ड्रन अटेंड फार अवे फ्रॉम सी, जो वहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। और ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? इट इज़ सिचुएटेड इन स्लम एरिया वेयर पुअर पीपल लिव इन डर्टी सराउंडिंग। ये जो बस्ती, ऐसी गंदी बस्ती के अंदर ये स्कूल है जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ने के लिए, गरीब लोग रहते हैं। और गंदे, डर्टी सराउंडिंग का मतलब गंदा वातावरण है, चारों ओर गंदगी, चारों ओर कचरे के ढेर पड़े हैं। ये जब जाते हैं ना स्टीफन, तो ये देखते हैं वहाँ पर चारों ओर गंदगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर पड़े हैं कचरे के। उनके बीच में स्कूल है, बिल्कुल कच्ची बस्ती, कच्ची झोंपड़ बना हुआ है। तो ये वैसी, उसके बारे में आपको बताना है। फिर दी चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी, ये वो बच्चे हैं जो समाज के द्वारा एक उनकी उपेक्षा की गई है, मतलब जैसे समाज इनको अलग नज़र से देखता है, इनको अलग ही मान लिया, गरीब बच्चे हैं ऐसे वैसे, नेग्लेक्ट कर रखा है समाज ने, सोसाइटी ने, मतलब सोसाइटी इनको अलग मानती है, ठीक है, अलग नज़र से देखती है। और देयर फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स, इनके जो चेहरे देखने वैसा मिलता है जैसे, एंड देयर हेयर, जो बिना जड़ रहित, रूटलेस वीड्स अभी बात करी थी मैंने, इनके बाल जो हैं वो चारों, इनकी पैल स्किन, इनकी पीली त्वचा जो पड़ी उनके ऊपर बिखरे से नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे लड़की की। ए गर्ल हु इज़ टॉल, जो कि एक लंबी सी लड़की है, कीप्स हर हेड बेंट डाउन, जिसका कि सिर नीचे झुकाए हुए बैठी है। आई थिंक, क्योंकि सिर नीचे झुकाई बैठी है, ऊपर कर ही नहीं रही है, पतली सी है, लंबी सी है, तो शी इज़ एक्सोकेट एंड इल, हो सकता है वो क्या हो, वो कमज़ोर हो, वो बीमार हो, ठीक है, वो बीमार है, कमज़ोर है। और देन हो सकता है, नहीं देखा है, कमजोरी है, दिख रहा है, शरीर से दिख जाता है, और बीमार है। और देन देयर इज़ अ बॉय, एक बच्चा है, इज थिन लाइक पेपर, वो इतना पतला है, जैसे कागज कितना पतला होता है उतना वो पतला लड़का है। और हिज आईज रिजेंबल दोज ऑफ ए रैट, जैसे उसकी जो आंखें हैं वो चूहे जैसी नजर आ रही है। ही सीम्स परमानेंटली हंग्री, लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा भूखा है और अभी भी उसको खाना नहीं मिला, अभी भी वो हंग्री यानी कि भूखा है। कितना ईजी है, आराम से लिख दो, अपने ऑन वर्ड्स में लिखो, कोई वर्ड ऐसा नहीं लग रहा होगा जो मुश्किल है। अगर आपके टेंस अगर अच्छे से पढ़ लिया तो सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा, बहुत ईजी है ना। बताओ कितना मज़े में 6 नंबर लिया होगा। स्टेंज सेकंड, ये कह रहा है कि द स्टर्नड अनलकी हियर, हालांकि स्पेलिंग में लिख दी है यहाँ पर, ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रेसाइटिंग ए फादर्स। अब इसको थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना, मैं जानबूझ के लिखा भी है, नाल्ड बोलते हैं इसको, जी साइलेंट रहता है, ठीक है, नाल्ड यानी गांठदार डिजीज। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यहीं तक बैठ देखते हैं, यानी कि एक ऐसा लड़का है, अब की बार एक ऐसा लड़का है। अनलकी का मतलब जो दुर्भाग्यशाली है बेचारा। हियर का मतलब होता है अनुवांशिक होना, यानी कि उसका वारिस होना। वारिस किसका वारिस है? ये ट्विस्टेड बोन्स का, उसके फादर की भी ऐसे मुड़ी हुई, ट्विस्टेड बोन का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, उनकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ थी, मुड़ी हुई हड्डियाँ थी। और उस बेचारे को भी, क्योंकि अनुवांशिक डिजीज होता है, उस लड़के के भी वो अपने फादर से वो उसको मिल गया, वो बेचारा अब क्या करे, ठीक है, अब मिल गया तो मिल गया, क्योंकि तो अनुवांशिक है। और रिसाइटिंग फादर्स, जो उनके पिताजी को बीमारी थी वो इसको फादर्स डिजीज यानी वो इसको मिल गई। बहुत ईजी है, वो बच्चा बैठा है वहाँ पर जो कि क्या कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट, अच्छा हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, जो कि एक डेस्क के ऊपर बैठा है और अपना लेसन जो है वो रिवाइज कर रहा है, ठीक है, अपना पाठ याद कर रहा है। अब बात आती है, नज़र दौड़ती है इस स्टेफन के पीछे जब देखता है तो एट बैक ऑफ द डिम क्लास, बहुत पीछे देखते हैं तो वहाँ पर डिम लाइट, डिम का मतलब होता है कम, जैसे कहते हैं ना लाइट डिम हो गई, मतलब बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, साफ दिख भी नहीं रहा, पीछे बैठा है। वन अननोटेड, जो कि कोई चैप्टर को नोट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अननोटेड का मतलब नोट नहीं कर पाना, एक तो था नोट कर लो, एक नोट नहीं कर पाना क्योंकि लिख नहीं पा रहा है। स्वीट एंड यंग, एक मतलब ये किसकी बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा बच्चा, स्वीट कहते हैं ना, हाउ स्वीट, मतलब कितना स्वीट है, छोटा सा बच्चा है। स्वीट एंड यंग, बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा जो पीछे बैठा है, ठीक है, और वो बिल्कुल पीछे बैठा है और लाइट बहुत डिम है, वहाँ पर लाइट है ही नहीं, पीछे बैठा, लाइट बहुत डिम है।
वो कुछ भी नोट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एक जवान और छोटा सा बच्चा है, ठीक है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें कुछ अलग ही सपना देख रही है, और अलग सपना कौन सा देख रही है, वो पास की क्लास के अंदर एक गिलहरी है, ठीक है, स्क्वेल्स गेम, वो कुछ गिलहरी जो है, गिलहरी क्या कुछ गेम खेल रही, गिलहरी तो आपको पता है कभी दीवार पर चढ़ती है, कभी ऐसे ऐसे खेलती रहती है, बच्चा है उसको देख रहा है, ठीक है, उसके सपने में जी रहा है वो, बस उसी को देख रहा है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, जो कि उसके पास में एक रूम के अंदर गेम खेल रही है, तो ये बच्चा है, क्योंकि उसकी तरफ किसी बच्चे का किसी का भी ध्यान नहीं है। तो कितनी मज़ेदार बात है, एक लंबी लड़की के बारे में नहीं, एक ऐसा जो लड़का है, अनलक्की लड़का है जिसको फादर की वजह से अनुवांशिक रोग मिला, उसके बारे में, और एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया इसके अंदर। पहले वाले स्टेंजन किसके बारे में बताया गया था, एक लड़की और एक लड़का, जिसकी आंखें चूहे जैसी थी लड़के की, लंबी सी लड़की थी। इसमें एक ट्विस्टेड बोन्स वाला लड़का है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला लड़का है, और एक छोटा सा स्वीट सा बच्चा है, मतलब हर बार दो दो कुछ ले रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट तो फिक्स है, सेम नो चेंज, सॉरी रेफरेंस तो फिक्स है। कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो द पोएट डिस्क्राइब्स टू बॉयज ऑफ ए स्लम स्कूल ब्रिंग आउट देयर फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मल, जो कि ऐसे बच्चे हैं जो एबनॉर्मल है, किसमें, फिजिकली, एक तो बच्चे की हड्डियाँ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, और एक बच्चा मेंटल का मतलब है वो कुछ समझ नहीं रहा है, वो छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता क्या स्टडी होती है, वो तो अपना गिलहरी को देख रहा है, मस्त हो रहा है। तो ये दोनों बातें इसके अंदर की गई है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट बहुत ईजी है। कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ लिखनी है जो आपने शॉर्ट एंड स्वीट किन के बारे में कहा गया है, वो कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, और एक्सप्लेनेशन में पूरा इसमें सब कुछ लिखना है कि क्या क्या था। वन ऑफ द बॉयज इन अंडर डेवलप्ड इन बॉडी, एक ऐसा बच्चा है जो अल्प विकसित है, अंडर डेवलप्ड, अभी वो पूरा विकसित नहीं हुआ है, और विकसित हुआ भी तो होगा भी नहीं, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ है उसकी, ठीक है। ही इज़ अनलक्की इन दैट ही हैज़ इनहेरिटेड ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर, वो इतना अनलक्की है बेचारा वो, क्योंकि उसके जो फादर है ना, उस फादर से उनको क्या, कि उनके फादर से उनको जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ उसको विरासत में मिली है, आनुवांशिक, इनहेरिटेड, जन्मजात, ठीक है, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। ही इज़ रिसाइटिंग हिज लेसन सिटिंग एट दिस डेस्क, जो पीछे डेस्क है अपनी, उसके ऊपर बैठा बैठा ये लेसन रिवाइज कर रहा है, ठीक है। ये होगी टेढ़े मेढ़े लड़के की बात। अब बात करें एक दूसरे बच्चे की, ए अदर बॉय स्वीट एंड यंग, बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा है, और ही सीट्स एट द बैक ऑफ क्लासरूम, जो क्लास के बिल्कुल पीछे ही पीछे बैठा है अपना मस्त, और वेयर नो लाइट रीचेज, जहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुँच पा रही है। ही इज़ नॉट नोटिस्ड बाई अदर्स, जो, और वहाँ पर इसको, इस छोटे से बच्चे को कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है, वो अपना मस्त है, पीछे कोई देख भी नहीं रहा है इसकी तरफ। और हिज आईज रिवल दैट ही इज़ ड्रीमिंग अबाउट ए स्क्विरल दैट प्लेज अबाउट इन अनदर रूम, और ये बच्चा ही इज़ ड्रीमिंग, एक सपना ले रहा है, किसका सपना देख रहा है, और देख भी रहा है कि एक स्क्विरल मतलब एक गिलहरी जो कि पास में खेल रही है, प्ले अबाउट इन अनदर रूम, पास की रूम में गेम खेल रही है, उसकी तरफ सपना ले रहा है, और उसके देख रहा है, मस्त है अपना एकदम, कोई टेंशन नहीं है। और ही डज नॉट सीम टू कंसंट्रेट ऑन हिज लेसन, और अपने लेसन पे बिल्कुल भी वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है। कैसे लगाएगा, बच्चा है, जानता भी नहीं है, टीचर ध्यान दे नहीं रहे, वो अपना मस्त है पीछे। बताओ कितना ईजी है, हो गया ना साथ का साथ याद। 3 और ये है ऑन सोर क्रीम। सोर क्रीम्स का मतलब होता है खट्टी क्रीम, यानी कि एक क्रीम कलर होता है थोड़ा पिंक ऐसा, लेकिन खट्टी क्रीम का मतलब पिंक से बेकार कलर हो जाए तो येलो टाइप, बहुत गंदा सा कलर। वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स, ये कॉमा लगा देना, मतलब कंटिन्यू है। डोनेशन शेक्सपियर हैड, मतलब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में ये बताया गया है कि अब जो 30 स्टेंजा है कि अब जो वहाँ का जो क्लासरूम है वहाँ पर कुछ दान की हुई चीज़ें हैं। डोनेशन का मतलब कुछ दान या गिफ्ट करी हुई चीज़ें हैं, जिसके अंदर शेक्सपियर का सिर वाली एक फ़ोटो नहीं होती, शेक्सपियर जो अंग्रेज वो कवि है उनकी, और ऐसा एकदम साफ आसमान की पिक्चरें वहाँ पर दिखाई गई है। जो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़, इमारतें जिनके बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, उन सब की फ़ोटोएँ दीवारों पर लगाई हुई है, ठीक है। ये सब वहाँ पर लगाई हुई है उसकी स्कूल के अंदर, जहाँ पर वो स्कूल क्लास चलती है। लेकिन एक्चुअल में ये जो राइटर हैं अपने, ये कहते हैं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटर का नाम स्टीफन है, ठीक है, स्टीफन, ठीक है, ये कंपोज स्टीफन स्पेंडर्स। स्टीफन स्टेफन्स ये कहते हैं कि ये जो पिक्स वहाँ पर लगाई गई है, इनसे और इन गंदी बस्ती वाले बच्चों, इनसे बिल्कुल भी एक सिमिलरिटी नहीं नज़र आती है। इनकी असली लाइफ तो क्या है कि जो ये विंडो यानी कि अपनी स्कूल की खिड़की से देखते हैं बाहर, और बाहर जो कचरे के बड़े बड़े ढेर है, पतली संकरी सी एक नैरो स्ट्रीट, पतली संकरी सी गली के अंदर इनका स्कूल है, बस असली भविष्य इनका वो है। ऐसी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगाने से
कि भाई ये शेक्सपियर ऐसे थे, इतना एकदम साफ स्वच्छ आसमान दिखाई दे, लेकिन इनके पास वहाँ कहाँ है, ना तो पास में कोई नदियाँ हैं, बहुत दूर दराज ऐसी गंदी सी बस्ती के अंदर स्कूल चलता है। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है पॉइंट कि ये जो जितनी भी ऐसी इमेजेस वगैरह लगाई गई, इनका कोई इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो बिल्कुल वो ज़ीरो है, क्योंकि इनके लिए तो इतना गंदा माहौल है, इतना गंदा स्कूल है जिसमें बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, तो इनके लिए क्या मतलब है उसका, ये सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसकी थोड़ी हिंदी कर लेते हैं प्रॉपर। ऑन सोर क्रीम्स वॉल, सोर क्रीम्स का मतलब हो जाएगा खट्टी क्रीम के रंग जैसा उनकी दीवारें हैं। डोनेशन शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस, यानी कुछ दान की हुई चीज़ें जिनमें शेक्सपियर का सिर वाली एक फोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस सेट डाउन, यानी एकदम साफ स्वच्छ जो हमारा आसमान होता है वो नज़र दिखाया गया है। सिविलाइज का मतलब है व्यवस्थित तरीके से। डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, व्यवस्थित तरीके से बड़ी बड़ी सिटियों को। डोम का मतलब होता है गुबंद बने हुए, नहीं होते वो जिसे लटकते हैं गुबंद, वैसे बने हुए दिखाया गया है इसके अंदर, जिनके लिए इन बच्चों के लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। बेल्ट, फ्लोरी, इन सब ये ऐसे घंटियाकार में फ्लोरी सब वहाँ पर। एक वैली मतलब एक घाटी पहाड़ी वाला वहाँ सीन भी दिखाया गया, इसके इसमें लिखी है मैंने यार, एल्पस पर्वतों का एक प्रदेश है उसको दिखाया गया। ये सब वहाँ पर पिक्चरें लगाई हुई है दीवारों पर। ठीक है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी ओपन हैंडेड का मतलब होता है उदार। उदार मतलब किसी के प्रति मतलब एक दया भाव करने वाला। अकॉर्डिंग वर्ल्ड इज वर्ल्ड, वो यहाँ पर संसार का वो बताया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, लेकिन एक्चुअल में जो अपन बात करें तो दीज विंडोज नॉट दिस मैप, जो ये विंडो, दीज विंडोज का मतलब जो अपनी खिड़की से जो बाहर ये बच्चे देखते हैं, असली लाइफ वो है जो इस मैप के अंदर कहीं पर भी नज़र नहीं आती इन बच्चों के लिए। ठीक है, एंड देयर वर्ल्ड, वो इनका असली संसार है। ठीक है, जो बिल्कुल गंदा है, मैंने बता दिया आपको। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंड विद ए फॉग, फॉग का मतलब होता है अंधकारमय, है ना, फॉग का मतलब धुंधला धुंधला से नहीं होता, इसलिए इनका जो फ्यूचर इन बच्चों का वो बहुत ज़्यादा अंधकार में है, क्योंकि ऐसी कच्ची बस्ती में रहते हैं, इतनी चारों ओर गंदगी है। कहाँ से, पहला काम है स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहेंगे कहाँ से, ना खाने पीने के लिए कुछ सिस्टम मिल रहा है, बहुत गरीब है। एंड नैरो स्ट्रीट, बिल्कुल पतली सी गली के अंदर इनका स्कूल है। नैरो स्ट्रीट का मतलब संकरी गली में स्कूल है। इन विच रेल लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स, और बिल्कुल आसपास में कहीं पर भी कोई ये नदियाँ, कोई ऐसा आइसलैंड वगैरह कुछ भी इनके पास में नहीं है। स्पेलिंग में लिखी है। कैप्स का मतलब है समुद्र से जाता हुआ ज़मीन का सिरा, एक समुद्र से जाता हुआ छोटा सा सिरा पतला सा, लेकिन समुद्र वगैरह ये बिल्कुल दूर है सब कुछ, ये सब बातें इसके अंदर बताई गई है। तो है ना ईजी बहुत कुछ। थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लेना। सील्ड इन का मतलब होता है बंद या कैद, ये सील्ड इन ये रहा, बंद करना या कैद करना। ठीक है, ओपन हैंड बता दिया मैंने, हाँ बाकी तो हो गया। डोनेशन दान करना होता है ये। रेफरेंस तो अपना फिक्स है। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द क्लासरूम, अब की बार किसकी बातें करें, उनके क्लासरूम की। वहाँ पर इमेजेस वगैरह लगा रखी है, मैप लगा रखे हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्लासरूम स्कूल स्लम एंड द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग दे, उन बच्चों की फ्यूचर की कुछ बातें की गई। उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल अंधकार में है, फॉग, बिल्कुल उनकी हालत ख़राब है, उनका फ्यूचर बहुत बेकार हो सकता है इस हिसाब से। तो एक्सप्लेनेशन की अपन अगर बात करें तो ऑन द वॉल्स पूरी बातें करेंगे, बहुत गंदी दीवारें हैं, तभी तो कहा ना खट्टी क्रीम जैसी। ठीक है, तो ऑन द वॉल्स डर्टी एंड पैल, जो कि बहुत ही गंदी है, पीली पीली सी ऐसा कलर है उसका। ऑफ द क्लासरूम आर हैंगिंग, देखो पीला कलर अच्छा होता है, लेकिन वो पीले में भी बहुत गंदा होना वो कलर है, जिस पर बिल्कुल प्रॉपर कलर है ही नहीं, मेल जम रखा हो, ऐसा मान लीजिए आप। हैंगिंग पिक्चर्स एंड मैप, जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स और मैप लगा रखे हैं उस दीवारों पर। ठीक है, और दीज आर डोनेटेड आइटम्स, जो कि दान किए हुए, डोनेटेड आइटम का मतलब दान की हुई वस्तुएं हैं। और द पिक्चर शो द इंग्लिश ड्रामेस, जो कुछ नाटकबाज जो नाटककार होता है शेक्सपियर, उसके हेड की पिक्चर लगा रखी है। और एक सीन ऑफ ए ड्रॉन क्लाउडलेस स्काईज, एक बिल्कुल साफ स्वस्थ आसमान की भी वहाँ पर पिक्चर लगा रखी है। और बिल्डिंग्स इन सिटीज़ विद डॉम्स ऑन, मतलब जो कुछ बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई जिनके गुबंद बने हुए, ऐसी इमारतों की फ़ोटो वहाँ पर लगाई हुई है। और टायरलिस वैली विथ फ्लावर्स एंड चर्चेज, कुछ ऐसी जो घाटियाँ हैं, जो भी बात करी थी अपने पीछे से स्पेलिंग देखी थी, वो घाटियाँ कुछ फ्लावर फूलों की, चर्चों की, इनकी चर्च वगैरह जो होते हैं इनकी पिक्चर वहाँ पर दिखाई गई है। बट द मैप शोज जनरसली द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ ऑल द प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड थिंग्स कनेक्टेड विथ सिविलाइज सोसाइटी। और मैप के अंदर सब कुछ एकदम प्रोग्रेस दिखाई गई है, एकदम प्रॉस्पेरिटी दिखाई गई है, और बिल्कुल एक सिविलाइज सोसाइटी से लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसी बात है कि यहाँ पर देखो इतनी बड़ी संस्कृति है, समाज है,
ये बातें मैप में दिखाई गई है सब कुछ ये, लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, ये बहुत बड़ा लेकिन है, बट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल, जो इस बस्ती में जो स्कूल है, देयर वर्ल्ड इज वॉट दे सी थ्रू द विंडोज ऑफ द स्कूल क्लासरूम्स। लेकिन एक्चुअल में इन बच्चों की जो ज़िंदगी है, बच्चों की जो असली लाइफ है, वो इनको इनकी खिड़की से देखने पर दिखती है, वो इनकी है। तो इन मैप का थोते ढोंग करने से क्या फ़ायदा, समझ रहे हो? इनकी जो क्लासरूम से देखी जा रही है खिड़की से, वो इनका असली चेहरा है। दे सी देयर अनसर्टेन डार्क फ्यूचर, इसलिए डार्क फ्यूचर, अनसर्टेन मतलब इनका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बहुत ज़्यादा अंधकार में है। एंड नैरो स्ट्रीट कन्वर्टेड विथ लाइट ब्राउन स्काई, इनका जो बिल्कुल पतली स्ट्रीट में जहाँ पर लाइट भी प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि संकरी गलियों में स्कूल है और वो भी छप्पर बनी हुई एक दो ऐसे ही, तो इसलिए वो ऐसी स्कूल है। और दिस स्लम एरियाज ऑफ देयर इज़ वेरी फार फ्रॉम रिवर्स, कैब्स, ग्रेट लेट, और ये जो इनका स्कूल है वो नदियों से, कैब्स हैं और ग्रेट लेटर से, मतलब कैब्स की स्पेलिंग में लिखा दी था आपको, ये रहा, क्या इसका मतलब समुद्र से जाता है जो ज़मीन का सिरा होता है, अंतरिक्ष जैसे बोलते हैं, उन सब से बहुत दूर है, साहित्य वगैरह सब से बहुत दूर है, कुछ भी आसपास में नहीं है। तो बताओ यहाँ पर फिर कैसे इनका डेवलपमेंट होगा। ये था अपना स्टेंजा 3। देखते हैं अपना स्टेंजा 4। स्टेंजा 4 जो है बहुत बढ़िया है, बहुत नॉलेजेबल बात है ये भी, कि श्योरली शेक्सपियर इज वेक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। जैसा मैंने कहा था कि दीवारों के ऊपर शेक्सपियर की हेड की पिक्चर लगा रखी है, तो ये इस कवि ने कहा है, स्टीफन ने कहा है कि जो शेक्सपियर की जो पिक दिखाई गई है वो सबसे गंदा एग्जाम्पल है, इसके अंदर नहीं दिखानी चाहिए, इन बच्चों के लिए उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इधर कुछ स्पेलिंग में लिखी है, विक्ट का मतलब अरुचिकर है, उन बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, अरुचिकर है। ठीक है, क्योंकि बच्चे इतना बड़ा सपना कभी भी पूरा नहीं कर सकते। विथ शीप्स एंड सम एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लीव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। उनकी जो ज़िंदगी है वो झोंपड़ों में, जो झोंपड़ा बना उनके अंदर, उसकी नाइट रातें कटती है और बहुत ज़्यादा चारों फोग ही फोग है, मतलब अंधकार अंधकार वहाँ पर जीते हैं। तो इनके लिए जो जहाज़ें दिखाई गई है, जो सूर्य दिखाया गया है, इनसे इनको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार प्रेम नहीं, क्योंकि ये नहीं, इनको क्या मतलब है, इनकी ज़िंदगी तो इनके सामने है। उल्टा ही नुकसान जरूर हो रहा है कि जब ऐसी पिक्च बच्चे देखते हैं कि यार ये जहाज़ ऐसी होती है, मुझे वहाँ भी जाना है, घूमना है, तो गलत रास्ता अपना सकते हैं, वो चोरी डकैती अपना सकते हैं। और तो उनके पास कोई सोर्स तो है नहीं कि वो पैदा कर सकें, बहुत गरीब है, आसपास में पानी भी नहीं है, ऐसी गंदी बस्ती में रहते हैं, चारों ओर फोग ही फोग। तो इस वजह से ये गलत रास्ता जरूर अपना लेंगे, इसलिए जो एग्जाम्पल दिखाया गया वो नहीं दिखाना चाहिए। कुछ स्पेलिंग मैंने लिखी है, अरुचिकर हो गया, टेम्पटिंग मतलब ललचाने वाला, इसका मतलब बच्चों को ललचा जरूर सकते हैं, ये जो फोटो में दिखाई है इसे बच्चे ललचाएंगे और हो सकता है बच्चे कुछ गलत रास्ता अपना लें, ये टेम्पटिंग का मतलब ये होता है। और स्लिल का मतलब ये है, जहाँ पर यूज़ किया रहा चुपचाप, ठीक है, चुपचाप होता है। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, जो कि चुपचाप अपने जो हॉल्स का मतलब यहाँ पर वो है झोंपड़े, ठीक है, कर्ण तंग संकरे, जो बिल्कुल पतले पतले गलियों में इनके झोंपड़े बने, वहाँ पर इनकी रातें कटती है चुपचाप, ना कोई ज़्यादा बोलना, शोर शराबा होना, म्यूज़िक कुछ नहीं है, चुपचाप वहाँ इनकी रातें कटती है। वहाँ पर इसका एग्जाम्पल देना कोई मतलब नहीं रखता। ऑन देयर स्लेग हिप, ठीक है, स्लेग का मतलब है धातुओं को पिघलाने के पश्चात जो बच्चा जो मेल होता है ना, वो दी चिल्ड्रन वेयर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, मतलब ये जो बच्चे इतने गरीब हैं, पीली इनकी स्किन है, ऐसे गंदे मैले कुचले जगह में रहेंगे तो गंदी स्किन हो जाएगी। और जो स्पेक्टल्स हैं, जो चश्मे हैं, जो इनके ऐनक हैं, वो भी बिल्कुल टूट गए हैं, और कुछ पहनते भी हैं तो बहुत ही सस्ते ग्लास के पहनते हैं, बहुत ही सस्ते और लोकल, क्योंकि और तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, ठीक है, और ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, पूरा दिन का जो समय बीतता है वो पूरे अंधकार में, इन फोगी चारों फोगी फोग, धुआं ही धुआं जो होता है, फोग चारों समझते हो ना, कोहरा ही कोहरा, उसमें इनकी ज़िंदगी पूरा दिन टाइम बीतता है। एंड ब्लोड देयर मैप्स विथ स्लम्स ए बिग डूम, तो ये जो जितने भी मैप वगैरह दिखाई गई इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। तो ये चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है, बहुत ईजी है। स्पेलिंग आप देख सकते हो, पिप्ड मतलब झांकते थे, ठीक है, पिप्ड यहाँ पर वर्ड यूज हुआ होगा इसके अंदर, ये रहा पिप्ड, झांकना। और स्पेक्टल्स यानी चश्मे हो गया, ब्लॉट मिटा देना, ठीक है, मिटा देना, ब्लॉट ये रहा। तो ये सब इनके कोई ये मैप वगैरह जो भी हैं, ये कह रहा है कि ये मिटा देने चाहिए, इन बच्चों के जितने भी मैप वगैरह कोई यूज़ नहीं है इनका, ये मिटा देने चाहिए, क्योंकि उल्टा ललचाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, ये सब बातें। और डूम का मतलब हो गया प्रलय या महाविनाश। अब अपन बात करते हैं, वापस चलते हैं, सॉरी,
ये रहा स्टैंजा 4। इसके बाद बात आई इसकी, दिस लाइन, ये तो अपना फिक्स हो गया। कॉन्टेक्स्ट, द पोइट वॉन्ट्स टू प्रूव मीनिंगलेस एंड अनसुटेबिलिटी ऑफ द पिक्चर एंड द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑन स्लम स्कूल। यानी कि जो इसके बहुत ईजी है ना, मतलब वही बात जो अपने पढ़ी लेकिन शॉर्ट में। मतलब जो कवि हैं, जो राइटर हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि दीवारों पे जितने भी पिक्स या मैप लगे उनका कोई यूज़ नहीं, मीनिंगलेस है वो, अनसुटेबिलिटी है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डिटेल से चर्चा तो अपन यहाँ करेंगे, इसमें रख देंगे, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि द पोइट डिक्लेयर्स दैट शेक्सपियर्स फोटोग्राफ इज अनइंटरेस्टिंग, बिल्कुल इनको बच्चों को अरुचिकर है। फॉर द स्लम स्कूल चिल्ड्रन एंड द मैप सेट्स अ बैड एग्जाम्पल ऑफ ये सब बैड एग्जाम्पल है, गंदे एग्जाम्पल है, बच्चे वापस ललचाएंगे, कुछ गंदे रास्ते पे जा सकते हैं। द मैप शोज शीप्स एंड सिम्बॉलिज प्रॉस्पेरिटी एंड द सन दैट सिम्बॉलिज नॉलेज। सूर्य को दिखाया गया कि कैसे नॉलेज बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो सब बातें दिखाई गई, शिप जहाज़ों वगैरह को दिखाया गया, लेकिन ये इनके लिए सही नहीं है। दे कैरी ए मीनिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, ठीक है, जो कि नो मीनिंग, कोई बच्चों के इस सब का, जो गंदी बस्ती में बच्चे रहते हैं उनके लिए कोई मीनिंग नहीं है इन चीज़ों का। द रिसीव नो लव फ्रॉम एनी वन एज दे आर अनवांटेड, इनको इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि जब है ही नहीं आसपास में, पिक्चर दिखाने से क्या मतलब, इनके कुछ समझते ही नहीं उनके बारे में। लेकिन हाँ, अगर समझेंगे तो गलत रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सोर्स नहीं है जहाँ ये रहते हैं, कमाई का जरिया नहीं है। सच पिक्चर्स एंड मैप्स रेज होप्स इन दी चिल्ड्रन, हाँ ऐसे पिक्चर बच्चों को कुछ होप्स, ऐसे कुछ बता सकते हैं, तो बट दे आर नेवर फुलफिल्ड, जो कि पूरे नहीं होंगे, ऐसे सपने जो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, दे ओनली टेम्प्ट देम टू टेक टू रॉन्ग मीन्स, और हो सकता है गलत रास्ता अपना लें, कुछ अलग मीनिंग निकाल लें बच्चे ये। तो दी चिल्ड्रन लिव इन नैरो हॉल्स कवर्ड विथ फॉग, ऐसी जगह रहते हैं बिल्कुल संकरी गलियों में जहाँ पर फॉग ही फॉग है। दे स्लीप अनकम्फर्टेबली इन दैम एंड देयर नाइट बिकम्स एंडलेसली पेनफुल, इनकी पूरी जो ज़िंदगी है, जो सोते हैं अनकम्फर्टेबल सोते हैं, बिल्कुल गंदे झोंपड़े हैं, मैले कुचेले, चारों ओर फोग ही फोग है, कैसे बिल्कुल दर्द भरी ज़िंदगी इनकी है, पेनफुल इनकी नाइट कटती है। ऑन द हीप्स ऑफ स्लेग दे कैन बी सीन विथ देयर बोन्स पीपिंग थ्रू देयर स्किन, इनकी कुछ हड्डियाँ मुड़ियों वो सब बातें हमने कर ली ना, ये अपने इन सब की पीपिंग और सब स्पेलिंग पिछले अभी देख ली थी, मैं लिखवा दी थी आपको, वो ये इनके देखी जा रही है। और जो इन ग्लासेस पहन रखे हैं वो बहुत ही टूटे हुए हैं या फिर बहुत ही चीप, यानी बहुत सस्ते हैं। ठीक है, ऑल देयर टाइम इज स्पेंड प्लेस कन्वर्ट विथ फोग, और चारों धुंध फोग ही फोग वहाँ पर इनकी टाइम कटता है। तो इट वुड बी देयर फोर बेटर टू ब्लॉट मतलब कोई मतलब नहीं है, मिटा देना चाहिए। मैप्स विथ बिग स्लम्स, जितने मैप वगैरह बना रखे वो सब मिटा देने चाहिए, यूजलेस है इन बच्चों के लिए, है ना। इंटरेस्टिंग को एक दो लाइन अगर छूट भी जाए आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मन से लिख देना, है ना। पाँचवां लास्ट स्टेंजा, और ये कह रहा है अपन से कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज द शट अपॉन देयर लिव्स लाइक catacombs, break upon till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues यानी जीभ run naked into books the white and green leaves upon history there is whose language in the sun। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए जब तक अनलेस है सब चीज़, जब तक इनको नहीं मिल जाती, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, इसका मतलब गवर्नर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया यानी निरीक्षक हो गए, विजिटर मतलब जो आने वाले हो गए, इनका मतलब इन शब्दों का मीनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मैप के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि शेक्सपियर का शेर दिखाया गया है, सूर्य की पिक्चर सन दिखाया गया है, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई है, वो एक्चुअल में जब तक इन बच्चों की लाइफ वैसी नहीं हो जाती तब तक इन बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता, भविष्य ऐसे अंधकार में डूबा हुआ रहेगा। और यहाँ पर एक बात की गई है कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स का मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रों की तरह तहखाना, मतलब कि जब तक इन बच्चों की जो जिंदगियाँ हैं, इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो कब्रों में दफन हो जाएगा। हालांकि जीवित वो हैं लेकिन एक जो फ्यूचर है वो तो इनका ख़त्म हो चुका होगा, इसलिए इनको वहाँ से निकालना पड़ेगा। एक खुले आसमान में इनको जाने दीजिए, कुछ बुक्स इनको पढ़ने के लिए दीजिए, और जो वहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर इसके आसपास में इनको चहलकदमी करने दीजिए, ताकि थोड़ा इनके दिमाग डेवलपमेंट होगा, ये कुछ सोचेंगे। एक छोटी सी पतली संकरी में इनको बिठा दिया गया है जहाँ पर चारों ओर फोग ही फोग है, तो यहाँ इनका कैसे दिमाग काम करेगा, ये सोचेंगे ज़िंदगी यही होती होगी। क्योंकि जब तक जो चीज़ अपन देखते नहीं है तब तक अपन वहीं तक सीमित रह जाते हैं जहाँ हम हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हम कब सोचेंगे, जब हमारे सामने कुछ होगा, फिर दिमाग लगाएंगे ये कैसे हुआ होगा, फिर दिमाग लगाएंगे तो फिर वैसा अपन बनने की कोशिश करेंगे। ये सब बातें हैं, ये सब बताई गई है। कुछ स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख दी है,
जो कुछ 2-3 मुश्किल थी जो मैंने लिख दी, ठीक है। और रेफरेंस अपना सेम रहेगा, दिस लाइन हैव बीन सेम। कॉन्टेक्स्ट, द पोइट इज ट्राइंग टू सजेस्ट द मेजर विच द एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक, मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि सरकार को इन सब के थोड़ा इनका इम्प्रूव करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, वरना ये गंदी बस्ती के अंदर जो है इन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल कब्र में दब के रह जाएगा, ठीक है, दफन हो जाएगा। स्लम चिल्ड्रन एंड ब्रिंग चेंज इन देयर लिव्स, इनकी ज़िंदगी, इनका रहन सहन चेंज करो, ऑटोमेटिक पढ़ाई शुरू हो जाएगी, सब माहौल बन जाएगा। वो अपन थोड़ा इसमें बात कर लेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो देखो, द पोइट सेज दैट अनलेस द वर्ल्ड शोन इन मैप बिकम्स द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, यानी कि जब तक उन बच्चों का जो मैप में दिखाई गई चीज़ें थी वैसा ज़िंदगी नहीं हो जाती तो कोई मतलब नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट इन देयर कंडीशन इज़ पॉसिबल, जब तक इनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक जो मैप में चीज़ें दिखाई गई है उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। पहले इनका इम्प्रूवमेंट कीजिए, रहन सहन सुधारो, मकान बना के दो, स्कूलें बनाओ, कुछ बुक्स दो, इनको थोड़ा बाहर घूमने के लिए जगह चाहिए, वो सब होना चाहिए। दे मस्ट बी ब्रॉट टू प्लेसेस वेयर दे कैन बी एक्सपोज टू नॉलेज एंड प्रोग्रेस, ताकि अपना ज्ञान बढ़ाए, कुछ प्रोग्रेस करें। एट प्रेजेंट द स्लम चिल्ड्रन आर लिविंग इन हेलिश, अभी जो ऐसी जो ये स्लम बच्चे हैं ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही कंडीशन ख़राब है, ठीक है, दयनीय स्थिति है जहाँ पर इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। चारों ओर फॉगी सराउंडिंग इन फिल्स, FILTH है, पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट आर लाइक अंडरग्राउंड ग्रेव्स इनसाइड विच द लीव्स ऑफ द चिल्ड्रन आर ब्यूरिड, यानी कि ये अभी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें चारों ओर फॉगी सराउंडिंग है, मतलब चारों ओर धुआं ही धुआं, मतलब फॉग ही फॉग है, ऐसी बस्तियों में रहते हैं। अगर ऐसे रहेंगे तो इनकी जो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, समाज से दूर हो जाएंगे, और जो इनका फ्यूचर है बिल्कुल दब के रह जाएगा। अनलेस दी चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू प्रोग्रेस एंड नॉलेज एंड अलाउड टू लिव फ्रीली इन मैन स्ट्रीम्स एरियाज, इनको थोड़ा फ्री छोड़िए और इन मैन स्ट्रीज एरियाज़ के अंदर जाने दीजिए। एंड लॉट ऑफ देयर लॉट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, जब तक इनका इम्प्रूवमेंट ना हो जाता। लेट देम रोम और गोल्डन सैंड बीचेस अंडर द ब्लू स्काई, नीले आसमान के नीचे घूमने दीजिए, ठीक है। रीड बुक्स, कुछ बुक्स हैं लाइक पढ़ने के लिए इनको दीजिए। और गेन नॉलेज एंड मैक हिस्ट्री, इसलिए थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। ये इस पोइट का सजेस्टेड है कि अगर बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। थोड़ा इनको आसमान दिखाओ, खुला आसमान भी ऐसा होता है क्योंकि ये बिल्कुल संकरी गलियों में रह के तब के रह गए, तो ये सब होगा तब जाके इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा और सुधार हो सकता है। तो अपन क्वेश्चन लेंगे आगे। जब अब मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूँगा, ये 5 स्टेंजा थे। अब क्वेश्चन आंसर में अपन लेंगे कि गवर्नमेंट को क्या क्या कुछ करना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो वही है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20-25 वर्ड्स। पहले अपन वो क्वेश्चन लेंगे जो 20 से 25 शब्दों में होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, लेकिन जितने बन सकते थे उन्हें सारा निचोड़। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमाएंगे तो आएगा इन्हीं में से, घुमा फिर के यही आना है। व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? सोर क्रीम मतलब खट्टी क्रीम वाला कलर है। तो यहाँ कह रहा है कि खट्टी जो क्रीम का कलर कैसा होता है, ये क्वेश्चन है। और वह मैंने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वो तो वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी है, वैसे आप देख लिए होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आपके आएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, वो तो ईजी है। और फिर भी टेस्ट, जब टेस्ट लूँगा इसका तो उसमें उसको डाल दूंगा, ठीक है। वाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? और जो कवि है उन्होंने इस वर्ड को, ऐसे शब्दों का प्रयोग दीवारों पर, दीवार के लिए क्यों किया है, ऐसे वॉल्स के लिए क्यों किया है? तो मेनली पहले आपको ये बताना है कि उसका खट्टी क्रीम का कलर कैसा होता है। तो आई थिंक द कलर ऑफ सोर क्रीम इज़ डल येलो, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो क्रीम होती है सोर क्रीम, उसका कलर शायद थोड़ा डल येलो होता है, यानी कि पूरा येलो नहीं, थोड़ा खटमिठा, मतलब कि थोड़ा काला काला सा, जो पीला पीला सा पड़ा हुआ ऐसा होता है ना। एक तो येलो अलग तरह का होता है और उसके ऊपर मेल मेल सा जम जाना, फिर वो डिफरेंट तरह का बन जाता है। तो द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट दैट द कलर ऑफ द वॉल्स इज फेडेड, यानी कि कवि कह रहे हैं कि दीवारों का रंग उड़ चुका है। फेडेड मतलब उड़ चुका है, कलर उड़ चुका है। और दे डोंट सीम टू हैव एंड डिस्टेम्पर्ड फॉर ईयर्स, ऐसा लग रहा है जैसे कई वर्षों तक उनके ऊपर कलर नहीं किया गया हो, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो सिंगल छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डॉम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर क्या विरोध मतलब आपको देखने को मिलता है, विरोधाभास वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन कैसे? बिल्कुल सही, यानी कि इस पिक्चर में आपने देखा था दीवारों के ऊपर इन सब की फोटो लगाई हुई है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या विरोधाभास पैदा हो रहा है। तो विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट यही पैदा हो रहा है कि बच्चों की लाइफ और ये जो दिखाने वाली जो चीज़ें हैं इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है, दोनों ही मामले ऑपोजिट है। वो आंसर में आपको लिख रहे हैं ऑन वर्ड्स में कि द पोइट डिपिक्ट्स ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इन
विच रिच पीपल लिव। ये जो जितने भी चीज़ें दिखाई गई है वो सब पैसे वाले बच्चों के लिए जो होती है, वो ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, ऐसे शेक्सपियर जैसी पिक्चर लगाते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिखाना वो सही नहीं है। द अदर वर्ड बिलोंग्स द स्लम चिल्ड्रन टू द सम चिल्ड्रन, दे आर नेग्लेक्टेड, पुअर एंड हेल्पलेस। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो समाज से नेग्लेक्ट किए बच्चे हैं, गरीब हैं और बिल्कुल हेल्पलेस है, ठीक, कोई मदद इनकी नहीं करे। तो यहाँ पर इनका दिखाने का क्या औचित्य है? इसका मतलब यहाँ पर उनके लिए तो अलग चीज़ निकल के आ रही है, उनको और ज़्यादा गरीब बनाती है कि इनको कुछ समझा ही नहीं, जबकि लोग तो ऐसे भी होते हैं। द पिक्चर ऑन द वॉल शो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। पिक्चर में पूरे संसार को एकदम समृद्ध दिखाया गया है। दिस प्रॉस्पेरिटी कॉन्ट्रास्ट द वर्ल्ड ऑफ द, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है बच्चों के लिए, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। बहुत ईजी है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके। मतलब अगर आपने स्टेंजा को ढंग से समझ लिया तो क्वेश्चन आंसर तो उन्हीं में से तो बनेंगे, कितने बनो चाहे, ठीक है, ये बात है। तीसरा, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज। व्हाट डज द पोइट वांट फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, यानी कि जो बच्चे रहते हैं उनमें कैसे, मतलब अपन जो उस बंदी बस्ती में रहते हैं उनमें कैसे उनमें थोड़ा सुधार हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। तो आंसर ये कि द पोइट वांट्स द सोसाइटी टू प्रोवाइड देम सच अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एज आर अवेलेबल टू द मेनस्ट्रीम चिल्ड्रन, यानी ऐसे बच्चों को समाज जो है कुछ ऐसी रियायतें दे, कुछ ऐसी फैसिलिटी दे, कुछ अवेलेबल फैसिलिटी कराएं ताकि इनका कुछ ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। एक तो समाज के बारे में, दीज चिल्ड्रन मस्ट बी एक्सपोज टू ग्रीन फील्ड्स एंड गोल्डन बीचेस, यानी इन ऐसे बच्चों को थोड़ा खुले जो खेत होते हैं, हरे भरे खेत, वहाँ पर इनको जाने दो, कुछ पता चले, थोड़ी दिमाग सही हो, इनका अच्छी हवा मिले। और ऐसी बीचेस, मतलब जो समुद्र के जो किनारे होते हैं वहाँ पर भी इनको थोड़ा जाने दीजिए। जो समुद्र की लहरें देखेंगे तो इनका थोड़ा मन कुछ करेगा, कुछ करने का। और नॉलेज शुड बी फ्रीली मेड अवेलेबल टू देम, और जितना भी ज्ञान है स्टडी और निःशुल्क इनको मिल जाए। पढ़ाई या नॉलेज इनको कराओ कि ऐसा ऐसा भी होता है, क्योंकि भी वो नहीं जानते हैं। दे शुड बी टेकन इन टू द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द फॉग ऑफ इग्नोरेंस एंड नेग्लेक्ट, और जो फिर यानी कि जो सूर्य की जो लाइट है, थोड़ी जो रोशनी है, वो यहाँ पर इनको थोड़ी मिलेगी। ऐसे इलाकों में जब ये जाएंगे तो इनके फ्यूचर की भी रोशनी मतलब तेज हो जाएगी। ये सब बातें यहाँ पर इनके लिए कुछ हमें करना चाहिए, ठीक है। अगला, डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ फ्यू चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल। तो उनका फिजिकल कंडीशन में क्या कहता है तो आप सब जानते ही हो कि चिल्ड्रन आर बैड शेप्ड, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उनकी। स्ट्रक्चर भी ऐसा है क्योंकि गरीब हैं और गंदी बस्तियों में रहते हैं, इनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं। आँखें अंदर छोटी छोटी आँखें हैं, पीली स्किन है, बाल ऐसे हो रहे घुंघरालू और लटके हुए जैसे कोई घास फूस हो, ये सब। तो एक लड़की है टोल हर हेड बैंड डाउन, वो लड़की है जो बैठी, मतलब ये बताना है कि इन्होंने बच्चों को कैसे कैसे बताया है वो सब बातें। ए वेरी थिन बॉय, ये जो बिल्कुल चूहे जैसी उसकी आंखें हैं, कागज़ के जैसे उसको दिखाया गया, बहुत पतला, वेरी थिन, और वो बहुत भूखा है जैसे। अनदर हैज़ ट्विस्टेड बोन्स, एक बच्चा है जिसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हैं, ठीक है। अनदर हैज़ ट्विस्टेड, मतलब सारी बातें बहुत ईजी है, तो पढ़ा हुआ था। अगला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी हालांकि मैं इंपॉर्टेंट जब पढ़ाऊंगा तब और करा दूँगा, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, थीम तो करना ही करना है अपन हर चैप्टर की, कि मेन जो थीम है चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, उसकी थीम आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। द थीम ऑफ द पोएम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम इज द pitiful condition of slum school children with emphasis on access to knowledge and real world with contribution of government and civilized society। यानी कि ये जो थीम हमें ये मिलती है, ये सीखने को मिलता है कि जिस हिसाब से ऐसे बच्चे रहते हैं गंदी बस्ती में, एकदम गरीब और नेगलेक्ट किए हुए बच्चे हैं, इनके लिए हमें हमारे पूरे समाज को, सोसाइटी को और गवर्नमेंट को ऐसे स्कीम्स लानी चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कुछ सहयोग करना चाहिए जितना अपन से हो सके, ताकि इन बच्चों को नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े और इनके फ्यूचर जो बने। क्योंकि इनको ज्ञान भी देना ज़रूरी है, वरना तो वो कहते हैं ना, अनपढ़ को कुछ बताएंगे तो वो दिमाग उसका काम करेगा। पढ़ा लिखा अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, पढ़ा लिखा इंसान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वो सोचेगा, कुछ चीज़ें नॉलेज उसमें दिमाग में नॉलेज है। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के वो सोचेगा यही ज़िंदगी होती होगी। तो ये सब करना चाहिए, ये इसकी थीम है। हमें सीखने को ये मिलता है कि हम कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ करें। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द अननोटेड बॉय। अननोट मतलब बच्चा नोट नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। द बॉय सीट्स अ बैक ऑन द डिम क्लासरूम, वो छोटा सा बच्चा जो पीछे बिल्कुल अंधेरे में बैठा है ना, ही इज सिटिंग अलोन एंड नोटिस, बिल्कुल अकेला बैठा है, उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। अलोन मतलब अकेला, नोटिस मतलब कोई नोटिस नहीं कर रहा है। हिज आईज सीम टू ड्रीमिंग अबाउट स्कूल, जो बिल्कुल जो गिलहरी का गेम है उसको बिल्कुल आराम से बैठा बैठा देख रहा है, ये उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो अननोटेड वाले बच्चे के बारे में क्या है, जो स्मार्ट क्यूट सा बच्चा है ना, उसके बारे में बताया गया, ठीक है।
फिर हैं, डू यू थिंक द मैप्स एंड पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ स्लम एंड स्कूल आर देयर प्रॉपर प्लेस? वाई? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि जो दीवारों पर फोटो या मैप दिखाए गए हैं क्या वो सही है, क्या वो सही उचित जगह पर है या नहीं, ये नहीं है तो क्यों है, या फिर जो पोइट ने ऐसा माना है क्या वाकई नहीं लगानी चाहिए? ऐसी बातें हैं, क्यों, वाई पूछा है। तो द मैप्स एंड पिक्चर शोज ए प्रोस्परस वर्ल्ड, यानी जो मैप मानचित्र जो फोटो दिखाई गई है वो एक अच्छे मतलब संसार को दिखाता है, एक प्रोस्परस वर्ल्ड को दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में दे शो लव, रिचेस एंड नॉलेज, यानी कि वो जो बातें वो उतनी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बट इन रियलिटी भाई वो दिखा रहे हैं उसमें के अंदर कि ऐसा प्यार है, ऐसा लोग मतलब जीते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन बट इन रियलिटी दे आर नॉट फाउंड इन स्लम्स। लेकिन एक्चुअल में वहाँ के लोगों के पास में तो 1% ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वो तो सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी बिल्डिंग भी होती है या फिर बना सकते हैं, नेवर। तो सो द मैप्स एंड पिक्चर आर नॉट ऑन द प्रॉपर प्लेस, वहाँ पर वो पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, उनका कोई यूज़ नहीं है। इसकी बजाय दीवारों पर अच्छा कलर किया जाए, उन बच्चों के लिए टेबल की व्यवस्था की जाए, उन बच्चों के लिए कुछ टीचर लगाए जाए, उनकी उस फैसिलिटी में सुधार किया जाए। मैप मूप से कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कहा जा रहा है कि वो सही जगह पर नहीं है। वाई हैज़ द मैप बिन कॉल्ड ओपन हैंडेड? ठीक है, यानी कि जो मैप है ओपन हैंडेड का मतलब होता है उदार, बिल्कुल जो मानचित्र होता है उसको मतलब कि वाई हैज़ द मैप कॉल्ड ओपन हैंडेड, उनको उदार क्यों मतलब बोला गया है? तो इट हैज़ बिन कॉल्ड ओपन हैंडेड बिकॉज, इसलिए बोला गया है बिकॉज इट इज़ जनरली शोज ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, क्योंकि जो मैप होता है ना मानचित्र, वो हमेशा अच्छी चीज़ों को या गुड लाइफ को या अच्छे प्रोग्रेस वर्ल्ड को दिखाता है। ठीक है, सच इज़ नॉलेज, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड ब्यूटी, और जिसके अंदर ज्ञान होता है, प्रोग्रेस की बातें होती है, प्रोस्पेरिटी एंड ब्यूटी, सुंदरता, ये सब बातें उसमें दिखाई जाती है। इसलिए हम बेसिकली कहते हैं कि मैप क्या होता है, ओपन हैंडेड है, मतलब बिल्कुल उदार है। ये मानचित्र के बारे में बात बताई गई है। और वाकई मैप देखना, मैप में कभी कोई गंदी चीज़ें नहीं दिखाई जाती कि ये ये गंदी बस्ती है, यहाँ पर कीचड़, ऐसा नहीं, साफ सुथरी दिखाई जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई जाती है, मंदिर दिखाई जाते हैं, सड़कें दिखाई जाती है, ये सब अच्छी अच्छी बातें जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस दिखाए जाते हैं, क्योंकि इसलिए मैप को कहा जाता है ओपन हैंडेड, मतलब वो एक उदार है, बहुत अच्छी चीज़ें वो अपन को सीखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज आयरॉनिकल सिचुएशन इज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, यानी कि जो बच्चे हैं वो ऐसी कौन सी कंडीशन देखते हैं जो मन में उनके थोड़ा अलग सा विचार आता है। उन्होंने देखा था एक्चुअली में, स्लम जो बच्चे हैं उन्होंने देखा था वहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई है, द पिक्चर एंड मैप शोज नॉलेज, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, ये जब चीज़ें दिखाई गई उस मैप और उसके अंदर, तो वो थोड़े अचंभित रह गए। वेयर इज, जबकि द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स आर इन इग्नोरेंट, पुअर एंड होपलेस, जबकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल गरीब हैं, कुछ नहीं जानते, होपलेस हैं, उनको क्या पता, वो इनके बारे में उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको देख के वो थोड़ा सा वो इरोनिकल सिचुएशन उनकी वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, फिर है एग्जाम में एक वर्ड का ध्यान रखना, इरोनिकल सिचुएशन कब हो जाती है, जब वैसे मैं अपन कोई चीज़ देखते हैं ना, जैसे इंडिया के अंदर, मैंने आपको 10th में पढ़ाया था हिस्ट्री में कुछ बातें, कि इंडिया के अंदर जब ट्रेन आई थी आने से पहले अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को ये बताया, हालांकि देखो अंग्रेजों ने भारत को लूटा बहुत है, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर दिया भी बहुत है, वरना आजकल हमारी बहुत अपन पीछे होते भी, क्योंकि अंग्रेजों ने जब गाड़ी का बोला हमारे लोगों को कि ट्रेन ऐसी होगी या गाड़ी ऐसी होगी, एक्सीलेटर देते ही गाड़ी चलेगी, एक्सीलेटर पैर रखो गाड़ी आगे चलेगी, हमारे लोगों ने मानी नहीं कि ऐसा हो सकता है क्या, अंदर बैठो, और अंदर बैठ थोड़ी चला सकते हैं, या तो कोई बैल खींचेगा या कोई गाय भैंस जो भी हो ऐसे खींचेंगे, इसका इसका चल सकती है। वो वाली चीज़ें उनकी ज़िंदगी, वो जब देखा तब उनकी आंखें मतलब वो हुई, वैसे ही इनके लिए तो ये सब मतलब का ही नहीं है। ठीक है, वो वाली कंडीशन। व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज डू द स्लम चिल्ड्रन लिव इन, ठीक है, कैसे रहते थे, तो दे लिव इन क्रैम्ड हॉल्स, मतलब झोंपड़े पट्टी जो बिल्कुल खुली झोंपड़ों में रहते थे, देट आर कवर्ड बाय फॉग, जो चारों ओर से फॉगी फॉग से कवर्ड थे, दे कैन नॉट रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपरली, बिल्कुल नहीं सही से नहीं सो पाते थे, प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाते थे। दिस हॉल्स एंड दस नाइट्स बिकम, बहुत ज़्यादा उनकी जो रातें बहुत दुख भरी होती थी। ईजी है, पढ़ चुके क्वेश्चन मैंने 15-20 बनाए हैं, लेकिन ईजी है, छोटे छोटे, इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन मैंने बड़े नहीं लिए, इसमें छोटे क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, 11, वाई डज द पोइट वांट टू मैप टू बी ब्लॉटेड विथ स्लम्स, यानी कि जो पोइट है का जो कवि है वो यहाँ इन बस्ती से जो मैप वगैरह हटाने को क्यों कहते हैं, ब्लॉट मतलब हटाना। तो द फोगी स्लम इज द होल एग्जिस्टेंस ऑफ दीज चिल्ड्रन, द मैप आर देयर फॉर मीनिंगलेस देम, हैंस दे शुड बी बोल्ट, मतलब कि वहाँ इतनी गंदी एकदम फ्लॉगी स्लम्स है
चारों ओर कोहरा ही कोहरा है, तो वहाँ पर इस चीज़ें सब दिखाना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, हटा देना चाहिए। हालांकि अपन इसके बारे में पढ़ चुके तो ईजी है। हाउ डज द पोइट एम्फेसिस द importance of knowledge for slum children? तो he want the children to have free access to books because only those who get लाइट ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सही है मैग हिस्ट्री, यानी किसी भी बच्चे की या किसी भी लोगों की ज़िंदगी अगर सुधारने उनके हाथों में किताबें दीजिए। कहा जाता है ना कि देश में अगर जैसे आतंकवाद अगर फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी कश्मीर जैसे इलाकों में पत्थरबाजी करते हैं, तो कहा जाता है हथियार की बजाय, पत्थर की बजाय उनके हाथों में किताबें दीजिए, क्योंकि बुक्स अगर हाथों में मिलेगी तो नॉलेज बढ़ेगा, बुद्धि आएगी, तो पता चलेगा कि यार इनमें सब में कुछ नहीं रखा। तो वो वाली चीज़ है, इन बच्चों को फ्री में एजुकेशन कराइए, बुक्स हाथों में दीजिए, अपने आप इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। फिर है व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज़ एंड द सोसाइटी डू फॉर स्लम चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पिटेबल कंडीशन, बिल्कुल बुरी उनकी कंडीशन है। दे शुड बी गिवन फैसिलिटी ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्थ एंड रेजिडेंस। इनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, हेल्थ यानी थोड़ा स्वास्थ्य और रेजिडेंस रहन सहन, ये सब 3 बातें अगर हो जाए सरकार के द्वारा तो ये सबसे अच्छी पहल होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम थोड़े बड़े क्वेश्चन, हालांकि इसमें ज़्यादा है नहीं, 2-3 रखे हैं मैंने, 2-3 ही है, ज़्यादा छोटे क्वेश्चन आने के चांस है कि और बड़ा भी आएगा तो भी आपको पता ही, बहुत स्टोरी पूरी याद हो चुकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाउ आर द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम डेकोरेटेड, इज़ द डेकोरेशन जस्टिफाइड। बहुत ईजी है, सारी बातें वो रिपीट होगी, छोटों से बड़े बनता है, और है कि इतनी सी तो पोइम होती है, इतने सी तो। ठीक है, तो डर्टी येलो कलर्ड वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद पिक्चर्स एंड मैप्स। बहुत ईजी है। दे कंसिस्ट ऑफ अ पिक्चर ऑफ द ड्रामेटिक शेक्सपियर, यानी जो नाटक करने वाला जो शेक्सपियर उसकी फोटो थी। ए पिक्चर एंड डिपेक्टिंग क्लियर स्किन राउंड, बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखाया गया है। पिक्चर ऑफ बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और डॉम्स जो गुबंद लगे दिखाया गया है। वर्ल्ड मैप एंड पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल वैलीज दिखाई गई है, बड़ी बड़ी घाटियाँ दिखाई गई है। हाउ एवर दीज पिक्चर्स कॉन्ट्रास्ट विद द फॉगी वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन विद डार्क स्ट्रीम्स, क्रैम्प्ड हॉल्स, यानी कि झोंपड़ों में रहना, ऐसी पतली पतली कोरे में बनी हुई पतली संकरी गलियों में जो इनके घर, उनके लिए कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है यहाँ पर, उनके लिए विरोध अपोजिट मामला है वो इसमें अपन देखा। और हॉल्स इग्नोरेंस, पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड हंगर, भूखे बच्चे। दिस डेकोरेशन ऑफ द वॉल्स इज अनजस्टिफाइड। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना डेकोरेशन किया गया बिल्कुल अनजस्टिफाई है, बिल्कुल भी यहाँ पर ये सत्य बात नहीं है, सूटेबल नहीं है, यहाँ पर ये शोभा नहीं देता। ये सब बात है, यही अपन को ये बताना है कि यहाँ पर मैप या पिक्स दिखाई वो अनजस्टिफाई कैसे हैं। ठीक है, जस्टिफाई होना एक तो, एक अनजस्टिफाई होना, तो उसका आंसर हो जाएगा। फिर सो प्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स आर बिग एज डोम, वाई डज द पोइट से। पोइट ये क्यों कहना, अभी जस्ट छोटा क्वेश्चन ये था उसी से बड़ा बना दो कि जो पोइट है वो कभी ये क्यों कहना चाहते हैं ये मैप या स्लम्स, इन मैप वगैरह जितने भी मानचित्र है सब हटा देने चाहिए, मिटा देना चाहिए। इसलिए कहते हैं बिकॉज द स्लम चिल्ड्रन लिव इन अ वर्ल्ड विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वेयर प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज एंड लव अबर्ड। यानी कि ये जो बस्ती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर कोई प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसलिए हटा देना चाहिए। फॉर द स्लम चिल्ड्रन शेक्सपियर इन मीनिंगलेस, वो जानते ही नहीं यार शेक्सपियर कौन है, क्या है, ये किसकी फोटो है, कुछ नहीं पता उनको। ठीक है, इनके लिए मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। एंड द वर्ल्ड शोन बाय मैप्स इज बिहाइंड देम, जब ये मैप है बिल्कुल इनके पीछे, कोई इनको कुछ आइडिया नहीं, बिहाइंड देम इनको कुछ नहीं समझा पाता, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। आसपास में जो वही समझ पाएंगे। तो दे डोंट नो व्हाट प्रॉस्पेरिटी, यानी शिप्स, ये सब शिप्स दिखाई गई है जो प्रॉस्पेरिटी का संकेत है ना। नॉलेज, सन दिखाया गया, सन सूर्य जो नॉलेज का संकेत है। एंड लव, ये सब कुछ मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, दे डोंट नो। दे आर ए नेग्लेक्टेड एंड डिप्राइव्ड लॉट, ये तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि समाज से अलग किए हुए लोग हैं, नेग्लेक्टेड बच्चे हैं। तो दे लिव इन क्रैम्प्ड हॉल्स, यार झोंपड़ों में ही रहते हैं, पूरा फॉगी स्ट्रीट्स और धुंध धुंध कोहरा है। तो फॉगी स्लम्स इज देयर वर्ल्ड, इनका तो एक ये यही संसार है जो धुएं की कोहरा, ये इनकी ज़िंदगी है, इसलिए इन सबको हटा देना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, फिर है तीसरा, हाउ इज़ द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड डेप्टिक्ड इन पिक्चर एंड मैप्स, या फिर हाउ इज़ द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम्स। यानी कि जो मैप में दिखाया गया है और जो वर्ल्ड मैप में दिखाया गया वो चीज़ें और इन बस्ती की चीज़ों में जो है वो कैसे डिफरेंट है, कैसे भिन्नता है। हालांकि मिलता जुलता ही आंसर है, लेकिन देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द पिक्चर एंड मैप आर मैप्स ऑन द डर्टी, ठीक है, पैल, द पिक्चर एंड मैप्स ऑन द डर्टी पैल वॉल्स ऑफ द स्लम स्कूल डेपिक्ट एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। यानी कि ऐसी गंदी पीली पड़ी हुई दीवारें, ऐसी स्कूल जो बिल्कुल
गंदी बस्ती है, स्लम बस्ती है, स्लम स्कूल है, इनमें ये सब दिखाना कोई मतलब का नहीं रह जाता। इनसे बिल्कुल यहाँ का संसार बिल्कुल अलग है, डिफरेंट वर्ल्ड है। दे डेपिक्ट ए वर्ल्ड वेयर क्रिएटिव राइटर्स लाइक शेक्सपियर विद ड्रामा, where the drone is cloudless and clear and where buildings with domes fill the cities। यानी कि जितनी बिल्डिंग है शेक्सपियर ये सब बातें दिखाई गई तो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है, इनको नहीं पता ऐसा कुछ भी। नेचर स्केटस इज द ब्यूटी इन फ्रॉम वैलीज, वैली दिखाई गई जहाँ, जिन वैलीज का मतलब घाटियाँ जहाँ पर बहुत हरियाली हरियाली है, एकदम नेचर दिखाया गया है, प्रकृति दिखाई गई है। बट द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज मार्क्ड बाय फॉग एंड डार्कनेस। इनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ऐसी पड़ी है, डिंगी हॉल्स, पॉवर्टी, डिजीज, इग्नोरेंस, ये सब हॉपलेस, पूरा कुछ नहीं समझ पाते ये बच्चे। इसलिए ये हैं कि ये क्वेश्चन क्या था कि वहाँ की स्लम बस्तियाँ और वर्ल्ड कैसे दोनों अलग अलग हैं, वो आपको बताना है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, नहीं एक और है, 5 लिए, यहाँ 5 क्वेश्चन है। वाई डज द पोइट थिंक दैट शेक्सपियर एंड द मैप आर बैड। सेम वही छोटे क्वेश्चन को बड़ा बनाया गया है, लेकिन बड़े में कैसे, लेकिन आप बता दिया मैंने कि शेक्सपियर रिप्रेजेंट क्रिएटिव, मतलब बैड का मतलब समझ गया ना। शेक्सपियर का एग्जाम्पल गंदा एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर कोई सूटेबल एग्जाम्पल नहीं है, पहले पढ़ा था अपन ने, उसी को पूछा है। तो ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर रिप्रेजेंट क्रिएटिव राइटर्स एंड, यानी कि शेक्सपियर क्रिएटिव राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर हैं, उनको यहाँ पर दिखाना मैप शोज द, इसका मतलब है कि वो जहाँ हैं उनकी पिक जहाँ लगाई जाती है, जहाँ एक सिविलाइज वर्ल्ड हो, एक ऐसा संसार जहाँ पर ऐसे राइटरों की बात होती हो। यहाँ पर ये बच्चे तो बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं, इनके सामने कैसे मतलब होगा, ठीक है। तो इसलिए वेयर इज प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, लव एंड ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो यहाँ तक तो शेक्सपियर के बारे में बताएं कि शेक्सपियर का दिखाने का मतलब है ऐसी ज़िंदगी, ठीक है। वेन द स्लम जो, लेकिन स्लम जो वो तो है, लुक एट दैट वर्ल्ड दे ट्राई टू अचीव दोज थिंग्स, लेकिन अभी तो वो इनको अचीव करना चाह रहे हैं, बच्चे अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ पर। बट देयर डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ डोंट अलाउ देम टू डू सो, लेकिन उनकी जो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशन चल रही है जो इनको इन सब को हासिल करने नहीं दे रही, क्योंकि गरीबी है, वहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है कुछ काम करने के लिए। वो करना तो चाहते हैं, ऐसी पिक्स को देख के करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, सोर्स नहीं है करने के लिए, ठीक है। और बीमार पड़ जाते हैं, रोग ही रोग है उनके। देयर होप द अचीव दोज थिंग्स आर अराउज्ड बट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। वो पहुँचना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाते उनके सपने। दे बिकम डेस्परेटिव एंड टेक रॉन्ग मेथड्स टू अचीव देम। हाँ, हो सकता है कि अगर ऐसी पिक वगैरह दिखाई गई तो फिर वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं। वो भी सोचेंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे भी होनी चाहिए, यहाँ हमें भी जाना है, तो कुछ गलत रास्ते, चोरी डकैती, ऐसा कुछ काम करके वो ऐसा काम कर सकते हैं, रॉन्ग मेथड अपना सकते हैं। और दे आर टेम्प्टेड टू स्टील हाउस थिंग्स दस द पिक्चर। इसलिए ये सब बातें हैं वो जो बैड एग्जाम्पल शो करती है, प्रूव करती है। लास्ट है, what does the poet accept the government and civilized citizen to do change the lives of the slum children। बिल्कुल सही है, सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी स्लम बस्तियों के लिए। तो द पोइट वॉन्ट्स टू गवर्नमेंट एंड द सिविलाइज्ड सिटीजन टू टेक these children आउट ऑफ देयर suffocating surrounding, ठीक है, suffocating surroundings and expose them to green fields, golden beaches and blue seas and sky। ये वही चीज़ें हैं कि ऐसे बच्चों खुले खेतों में जाने देना चाहिए, ऐसे ही समुद्र किनारे इनको भेज देना चाहिए जहाँ खुला एकदम नीला आसमान हो। बुक्स इनके हाथों में देनी चाहिए, फ्री एजुकेशन कर देना चाहिए, अपने मन से लिख दो बोले, कर देना चाहिए। और दे शुड बी गिवन टू फ्री एक्सेस टू बुक्स इनको ईजिली फ्री मिल जानी चाहिए। और गुड हाउसेस, घर की कंडीशन अच्छी, मतलब मकान बनवा दो उनके। फूड जो है थोड़ा पोषण युक्त भोजन हो, न्यूट्रिशन उनको मिले, वो फूड मिले। और वेल इक्विपाइड स्कूल्स हो, स्कूल थोड़े अच्छे हो, अच्छे टीचर हो, अच्छी कंडीशन हो, वो सब होना चाहिए। प्रेजेंटली दे आर लिविंग इन, बहुत ज़्यादा एक गंदी तरीके से भी ऐसे गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं अभी 8%, जो बिल्कुल फोगी है और प्लस है, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल चारों धुंध कोहरा उनमें रह रहे हैं। अंडरग्राउंड ग्रेस जो कि इनकी ज़िंदगी है, वो तो ये जी तो रहे हैं कैसे करके, लेकिन इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, मतलब दब रहा है, ख़त्म हो रहा है। अनलेस दे आर शिफ्टेड टू द वर्ल्ड दैट द मैप डिपिक्ट्स नो चेंज टू देयर लिव्स विल टेक प्लेस। अगर इनके ऐसी चीज़ों में, एजुकेशन में, स्कूल्स में और सब इनकी हेल्थ में अगर सुधार नहीं किया गया तो फिर ये मैप में जो चीज़ें दिखाई उनसे इनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा ज़रूर था, बाकी चैप्टर छोटे हैं, यही थोड़ा बड़ा था, लेकिन इजी है। आई थिंक मेरे साथ में अगर पूरी क्लास ले लिया आपने तो ऐसे ही याद हो जाएंगे क्वेश्चन, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपन पूरे 14 नंबर के 14 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करना।
जिसने पहले पढ़ रखा है फिर भी पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको बातें सिखाई है। और एक चीज़ फिर बता दूं, जो फर्स्ट क्लास हुई थी अपनी, है ना, जो पहली इसका जो पार्ट 1 था चैप्टर फर्स्ट का, है ना, जो चैप्टर फर्स्ट अपन ने किया था, उसमें मैंने लास्ट में आपको एलिट्रेशन वगैरह, मेटाफर वगैरह बताया था, पर्सोनिफिकेशन वो सब बताया था। वो जो 5-6 चीज़ें बताई थी उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ा हो। ये 6 या 5 पॉइंट होंगे पूरे, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, वो सब, रिपीटेशन, वो सब, है ना। ये सारी बातें देख लेना, क्योंकि उन सब का मीनिंग मैंने बता दिया, वहाँ पर लिख रखा है। वो इस चैप्टर में भी आ सकती है। कोई 2 लाइन दे देंगे, बताएंगे इसके अंदर बताइए आप इसमें मेटाफर है क्या, इसमें पर्सोनिफिकेशन है क्या, तो बार बार मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। बस उन 5-6 पॉइंट को एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना, वहीं से क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी, मतलब पूरी पोइट्री में वहाँ वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं डीप, अगर पेपर आता है तो। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ओके।